ठीक है, तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं आज। और नेक्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किया हुआ पहले चैप्टर? ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपने पहले अकाउंट्स में कहीं पढ़ा था 11th या 12th में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है गुडविल के चैप्टर पे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। इससे नेक्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाले क्वेश्चन में ही वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कंसेप्ट भी बीच में इंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको समझ लेना। इसके ऊपर सेपरेटली 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, अगर शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है उसी में वो ये गुडविल वाले सारे पॉइंट्स के बीच में मर्ज कर देते हैं। ठीक है जी, चले तो स्टार्ट करने से पहले पहले गुडविल को ही डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। हाँ जी, कोई बता सकता है आप लोगों में गुडविल किस चीज को बोल सकते हैं? व्हाट इज गुडविल? कंपनी की रेपुटेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल परफेक्ट आंसर बोला, रेपुटेशन। ठीक है, गुडविल कुछ नहीं है, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म है। ठीक है, तो इसको यही लिख लेते हैं, रेपुटेशन और गुड नेम ऑफ अ फर्म। ठीक है, गुड नेम का ये मतलब नहीं है कोई ऐसा नाम रखा है जो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। गुड नेम का मतलब है उसकी जो रेपुटेशन के लिए मैंने उसका नाम लिखा है। ठीक है, कि रेपुटेशन के लिए मतलब उसका जो नाम चल रहा है मार्केट में बहुत बढ़िया से वो चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, हमारे ट्यूशन इंडस्ट्री, आप सब सेक्टर 10 आते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, 10 11 12 में अगर अकाउंट्स की ट्यूशन रखनी है, सबसे पहले दिमाग में आता है यार, या तो वो कुलविंदर सर के पास रख लेते हैं या तो पुनीत सर के पास रख लेते हैं। ठीक है, जनरली ये होता है कि पहले पुनीत सर के पास पूछा जाता है सीट्स अवेलेबल है तो वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं। पुनीत सर पे ज्वाइन करने का क्या मतलब है? रेपुटेशन है उनकी, उनका नाम चलता है। ठीक है, पता नहीं पढ़ाते कैसे, आपने कभी नहीं पढ़ा है, बस इतना सुना है कि पुनीत सर का नाम मार्केट में चलता है जी, तो वहां पर आपने ट्यूशन रखनी है। ठीक है, तो वही चीज गुडविल है कि वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने नाम अपना इतना क्रिएट कर रखा है मार्केट में, तो उसी नाम को वो क्या बोल देते हैं, दैट इज द गुडविल। ठीक है जी, चलिए अब बेनिफिट ऑफ द गुडविल क्या होगा? गुडविल का बेनिफिट क्या होगा किसी फर्म को? हाँ जी, क्या करने के लिए? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक, बिल्कुल ठीक आपने बोला, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके क्या फायदा होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने बोला। आपने कस्टमर्स अट्रैक्ट करना थोड़ा सा आधा छोड़ दिया बीच में उसको। कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का मेन मोटिव क्या है? ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा। ठीक है, तो गुडविल का मेन मोटिव क्या है? वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको कमा के देगी ओवर एंड अबव ऑल अदर्स इन द सेम इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे मैं ट्यूशन वाला एग्जांपल दे रहा था, अगर किसी की गुडविल चल रही है मार्केट में, किसी का नाम अच्छा चल रहा है ट्यूशन इंडस्ट्री में, तो बाकी टीचर से कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा होगा। क्यों कमा रहा होगा? ज्यादा बच्चे उसके पास जा रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपने बोला ज्यादा कस्टमर्स, तो यहाँ पर हमारे कस्टमर्स क्या है? आप लोग स्टूडेंट्स। तो ज्यादा स्टूडेंट्स का मतलब ज्यादा वो इनकम और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको और आगे लिख लेते हैं, रेपुटेशन ऑफ और अ गुड नेम ऑफ द फर्म दैट helps that firm to earn over and above all others in that same industry। ठीक है, जिस भी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उसी इंडस्ट्री में बाकी सबसे कुछ एक्स्ट्रा कमाने में उसको ये गुडविल उसको हेल्प करेगी। ठीक है जी, तो गुडविल क्या है? रेपुटेशन है, किसी भी फर्म का अच्छा नाम या उसकी रेपुटेशन है जो उसको क्या कमा के देगी? कुछ एक्स्ट्रा कमा के देगी बाकी सबसे जो सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है जी, सिंपल सी डेफिनेशन समझ आती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गुडविल। कोई बता सकता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गुडविल? गुडविल कितनी तरह की हो सकती है? ठीक है, दो तरह की गुडविल होती है। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है आपकी इनहेरिटेड या सेल्फ जनरेटेड।
क्या मतलब है दोनों का, क्या क्या डिफरेंस है दोनों का? परचेज गुडविल की पहले बात करते हैं। व्हाट कैन बी दी परचेज गुडविल? फ्रेंचाइजी की बात करते हैं। चलिए, जैसे मैं आपने जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था ट्यूशन इंडस्ट्री, वो एक ऐसा टीचर है, ठीक है, जिसका नाम बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट में चल रहा है और उसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, ठीक है। वो अपना फर्म या अपनी इंस्टीट्यूट को बेचना चाहते हैं, तो जिसको भी बेचेंगे अपना नाम कि मेरे नाम से ही आपने आगे इंस्टीट्यूट चलाना है, तो उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे कि मेरी, चलो इतने के मैं आपको एसेट बेच रहा हूँ, पर आपसे मैं इतना पैसा लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी गुडविल इतनी है कि मार्केट में आपको ये एक्स्ट्रा इनकम होती जाएगी, ठीक है। तो जो भी खरीदेगा, तो उसने जो भी गुडविल का पैसा दिया है उसके लिए वो गुडविल क्या हो जाएगी? दैट इज दी परचेज गुडविल, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मिस्टर ए ने, जो ट्यूशन पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, नाम बना हुआ है मार्केट में, तो उसने मिस्टर बी को अपना इंस्टीट्यूट बेचना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में जो एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, एसेट्स, फर्नीचर, सब कुछ मिला के फॉर एग्जाम्पल वो 10 लाख रुपीज के हैं। तो कहता है मैं पर आपको ये इंस्टीट्यूट 15 लाख में बेचूंगा, ठीक है। एज इट इज ये रनिंग इंस्टीट्यूट में आपको 15 लाख में बेचूंगा। तो 5 लाख एक्स्ट्रा उसने किस चीज के लिए? गुडविल के लिए है। तो जिस भी पार्टी ने, जो मिस्टर बी जैसे मैंने बोला, उसने 15 लाख में खरीदा है, तो 10 लाख के वो एसेट खोलेगा, 5 लाख गुडविल में डेबिट करेगा, और वो जो गुडविल अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा, उसके लिए वो गुडविल अब उसकी खुद की बनाई हुई नहीं है, उसने दूसरे से खरीदी है। दैट बिकम्स दी परचेज गुडविल। समझ आती है चीज क्या होती है परचेज गुडविल? सेल्फ जनरेटेड या इनहेरिटेड गुडविल का क्या मतलब हो जाएगा? हाँ जी, खुद से गुडविल बनाना, ठीक है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली से कोई भी टीचर नहीं था, तो अब जितना भी मेरा थोड़ा बहुत नाम है मार्केट में, वो मेरी अपनी बनाई हुई गुडविल है, ठीक है। दिस इज माई सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इनहेरिटेड का मतलब अगर मेरे फादर होते, उन्होंने मुझे आगे ट्रांसफर कर दी होती सेम, उसका मैंने पैसा तो नहीं दिया पर उनसे इनहेरिट किया है, ठीक है। दैट वुड हैव बीन द इनहेरिटेड गुडविल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आता है जी? ठीक है। परचेज का मतलब किसी दूसरे की गुडविल आपने खरीद ली है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब आपने खुद से अपना नाम बनाया है। इनहेरिटेड का मतलब, ठीक है, पुश्तैनी जिसको हम बोलते हैं, आपके पेरेंट्स से आपको वो ट्रांसफर गुडविल हो गई, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट में छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट इज या व्हाई इज द नीड टू वैल्यू द गुडविल? हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस में, या किन किन सिनारियोज पे जरूरी हो जाता है गुडविल की वैल्यू निकालना? सेल ऑफ अ बिजनेस, बिल्कुल ठीक। जैसे मैंने बोला, मिस्टर ए ने अपना इंस्टीट्यूट बेचना था, ठीक है, उसका नाम चल रहा है, तो चलता हुआ इंस्टीट्यूट बेचेगा, तो उस केस में वो निकालेगा यार गुडविल का कितना बेनिफिट मुझे होता है, उतना वो परचेजर से चार्ज करके ले लेगा, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक बोला। सेल ऑफ अ फर्म के केस में आपको लगाना होगा। और अमेलगमेशन, ठीक है, दो फर्म्स आपस में अमेलगमेट होती हैं, वो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल उसके बारे में। अमेलगमेशन का मतलब है दो फर्म्स जुड़ के एक सिंगल फर्म बन गई है, या एक फर्म ने दूसरी को खरीद लिया है, तो उस केस में भी बिल्कुल ठीक आपने बोला, गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी हो जाती है कि जो भी कंपनी बिक रही है या दोनों अगर इकट्ठी हो रही है, तो बिकने वाली या इकट्ठे होने वाली कंपनी की क्या वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाती है। हाँ जी, और कोई भी कुछ बोलने लगा था बीच में? पार्टनरशिप पढ़ी थी आप लोगों ने 12th में, पूरी एक बुक पढ़ी थी पार्टनरशिप के ऊपर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं या कुछ भी आप करते हैं, ठीक है, उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन किया करते थे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उस केस में भी किया करते थे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उस केस में भी किया करते थे। डेथ ऑफ अ पार्टनर, उस केस में भी किया करते थे। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, वहां तो प्रैक्टिकली आपने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बदलती थी इन दी फॉर्म कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया या कुछ भी रीजन से चेंज हुआ है, उस केस में गुडविल निकालते थे। कोई नया पार्टनर आता था तब गुडविल निकाल लेते थे। कोई रिटायर हो जाता था तब उसकी गुडविल निकाला करते थे। अगर किसी की डेथ होती थी तो भी गुडविल निकालते थे, ठीक है। तो ये सारे केसेस हैं कि जिस केस में गुडविल निकालना किसी भी फर्म के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है जी। तो ये मैंने थोड़ा सा समरी या ब्रीफ बताया है, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि गुडविल क्या होती है, कितनी तरह की होती है, और गुडविल निकालना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं यहां से प्रैक्टिकल पार्ट पे स्टार्ट कर लेता हूं कि व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।
ठीक है, अब गुडविल निकाली कैसे जाती है, अब वो चीज हम यहाँ पर स्टार्ट करने लगे। किसी को याद है किस तरह से या क्या क्या मेथड्स थे गुडविल कैलकुलेट करने के? ठीक है, फर्स्ट मेथड इज दी एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। हाँ जी, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, फिर और एक कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। तीन मेथड्स हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल की वैल्यू। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद आपका सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको नाम से याद आया कि नाम क्या थे? अगर आपको एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला याद आता हो, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा दिमाग को चला के कि याद आता है गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज प्राइस, मीन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो रहा हो, क्वेश्चन में गिवन होता था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज। तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होता है उससे यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आप लोग, हाँ जी, हाँ मैं वही पूछने लगा था। मैं, हो सकता है 12th में आपने 50-100 क्वेश्चन किए हो, गुडविल इस तरह से कैलकुलेट किए हो, और जहां से भी आप पढ़े थे शायद ये चीज या तो आप लोगों ने नहीं पूछी होगी या शायद उन्होंने नहीं बताई होगी। अगर किसी को पता है तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? जैसे क्वेश्चन में गिवन होता था 3 इयर्स परचेज ऑफ गुडविल, 5 इयर्स परचेज ऑफ। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपने बोला है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है उस गुडविल का बेनिफिट इस फर्म को कितने सालों तक होने वाला है। 3 इयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब जो गुडविल का बेनिफिट है वो कम से कम 3 साल तक इस फर्म को होने वाला है। 5 इयर्स परचेज मतलब 5 सालों तक इस गुडविल का बेनिफिट इस फर्म को होने वाला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच the benefit of the goodwill will be available to the firm। ठीक है, तो मींस द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों के लिए उस गुडविल का बेनिफिट उस फर्म को होने वाला है, उस चीज को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि एवरेज प्रॉफिट्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट? ठीक है, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ईयर, जितने सालों की आपको इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो जितने सालों का प्रॉफिट दिया गया है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, 5 सालों का प्रॉफिट है तो टोटल ऑफ 5 इयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5। 10 सालों का प्रॉफिट गिवन है, टोटल ऑफ 10 इयर्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 10। तो जितने साल का प्रॉफिट दिया है उसका टोटल डिवाइडेड बाय जितने सालों का वो प्रॉफिट है। ठीक है, तो वहां से ये हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि ये प्रॉफिट्स कौन से हैं। हाँ जी, कोई बता सकते हैं इन प्रॉफिट्स को, या इन प्रॉफिट्स के लिए क्या टर्म यूज करते थे हम वहां पर? ठीक है, इनके लिए या तो एक टर्म यूज होती है नॉर्मल प्रॉफिट्स या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसके लिए दो टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। जो प्रॉफिट्स यहाँ पर हमने बात की है एवरेज प्रॉफिट्स, या जहां पर ये जो प्रॉफिट्स लिखा है, कौन से प्रॉफिट्स? नॉर्मल प्रॉफिट्स, ऑल्सो नोन एज द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो इस मेथड में यही कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से आपको करनी है। बाकी तो सिंपल से एक फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करेंगे और आंसर ऑफ गुडविल निकल जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूला में कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल से फॉर्मूला एवरेज निकालना है प्रॉफिट्स का, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होते हैं, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर गुडविल का निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस फॉर्मूला में जो कैलकुलेट हमें करनी है, दैट इज
द वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो वो चीज कैलकुलेट करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं आपको 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है, 2018, 2019 एंड 2020। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 3 सालों के प्रॉफिट्स आपको दिए गए हैं, जिससे आपने नॉर्मल या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो जो भी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है क्वेश्चन में वो उठा लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया गया है कि इन तीनों सालों में आफ्टर टैक्स क्या प्रॉफिट्स इस कंपनी ने कमाए थे, उन वैल्यूज को आपने यूज कर लेना। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, प्लस माइनस करनी है चीजें, और प्लस माइनस करके जो फाइनली आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, चले तो अब इसमें एडजस्टमेंट्स क्या करनी है। पहली जो चीज आपने ऐड करनी है दैट इज द अबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट्स आपको दिए गए हैं उसमें आपने पहली एडजस्टमेंट जो ऐड करनी है दैट इज फॉर द अबनॉर्मल लॉसेस। कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं, व्हाट कैन बी एन अबनॉर्मल लॉस? लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फर्म में आग लग रही थी और 1 लाख का सामान डिस्ट्रॉय हो गया था, तो पीएनएल में 1 लाख मैंने डेबिट किया होगा गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, तो उससे प्रॉफिट कम आया होगा, तो कहता अब नॉर्मल लॉसेस को इग्नोर करेंगे गुडविल निकालने के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहता तो इतना प्रॉफिट इससे ज्यादा कमा सकती थी, जितना लॉस हुआ उतना ज्यादा प्रॉफिट वो कमा सकती थी। ठीक है, तो इसलिए इसको वापस से एड बैक इसमें करके दिखा दिया गया है। बिल्कुल इसको ऑपोजिट माइनस कर देते हैं, माइनस एनी अबनॉर्मल इनकम्स। कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल जी? लॉटरी, बिल्कुल विनिंग्स बाय लॉटरी। ठीक है, लॉटरी जीतना बिजनेस का मेन मोटिव नहीं है। ठीक है, वो तो बाय चांस बिजनेसमैन ने एक लॉटरी की टिकट डाली थी और उसकी लॉटरी निकल गई। ठीक है, बिजनेस की इनकम नहीं है वो। ठीक है, वो साइड इनकम आप बोल सकते हैं, वो बिजनेस की रूटीन या रेकरिंग इनकम नहीं है, इसलिए यहां से उसको हटा दिया गया है। ठीक है जी, चलिए अगली चीज जो आपने ऐड करनी है, इनकम लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना प्लीज, ये जरूरी नहीं है कि जो एडजस्टमेंट है हर साल में हो, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा किस साल में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया होगा गुड्स पर लॉस बाय फायर इन द ईयर 2019, तो ये जो अबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट है सिर्फ 19 में करनी है। ठीक है, विनिंग्स बाय लॉटरी इन द ईयर 2020, तो ये एडजस्टमेंट सिर्फ 20 में करनी है। इनकम्स लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर, ये देखेंगे किस तरह से करनी है, ये जनरली हर साल में होती है। ठीक है, बाकी जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, इनकम्स लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर। एक्रूड इनकम्स की बात नहीं कर रहे, इनकम्स लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी फॉर एग्जांपल एक्स वैल्यू की गुडविल चल रही है और मेरा इंस्टीट्यूट सिर्फ सेक्टर 10 पंचकुला में चल रहा है। ठीक, मैं आगे प्लान कर रहा हूं इसको एक्सपांड करने के लिए और चंडीगढ़ में भी एक ब्रांच खोलने की सोच रहा हूं। ठीक, और फर्दर मेरे दिमाग में है कि मैंने इसको फर्म को बेचना भी है। तो अगर अभी जो मेरी गुडविल है जो मैं पंचकुला में काम करके यूज कर रहा हूं या उसका बेनिफिट उठा रहा हूं, अब चंडीगढ़ में ब्रांच खुलेगी तो वहां से भी कुछ इनकम होगी, कुछ बेनिफिट ऑफ गुडविल तो वहां से भी होगा। तो दैट इज अ सर्टेन इनकम विच आई एम एक्सपेक्टिंग टू अर्न इन फ्यूचर। तो अगर मैं इस गिवन फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेड इनकम जो मैं आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसको भी ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, समझ आई ये चीज? ठीक है, बिल्कुल इसको ऑपोजिट माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर या लाइकली टू बी इन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, 1 मिनट बताता हूँ। ठीक है, आपने बोला कि सर इनकम लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर का एग्जांपल दे दीजिए। मैं कहता हूं मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो अभी सेक्टर 10 पंचकुला में चल रहा है और उससे फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं। ठीक,
अब मैं यही इंस्टीट्यूट एक चंडीगढ़ में भी खोलना चाहता हूं और उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है कि अभी स्टार्ट है, न्यू है वहां पर, तो वहां से भी 1 लाख नहीं तो 50,000 तो कमा ही लूंगा। ठीक, तो मैं अपनी गुडविल, अपने नाम की गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अपने नाम से इतना तो कमा ही रहा हूं, इतना सोच रहा हूं कि और कमा लूंगा नया काम करके उसी नाम से, तो इस नाम की गुडविल बढ़ जाएगी। तो वो चीज है, तो इसलिए मैंने इस प्रॉफिट में ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी का ऑपोजिट मैंने एक्सपेंसेस लिखा है, एक्सपेंसेस लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर। ठीक है जी, कोई ऐसा खर्चा है जो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है मुझे करना पड़ेगा, तो जब वो खर्चा होगा उस साल का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, तो अभी से मैं प्रॉफिट्स को रिड्यूस करता हुआ लेके जा रहा हूं। ठीक है जी। ठीक है, अगली चीज जो इसमें आप ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस नॉट लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने एक्सपेंसेस लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर को माइनस कर दिया है कि आने वाले टाइम में खर्चा हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट मैं कहता हूं आने वाले टाइम में खर्चा नहीं होगा, तो खर्चा नहीं होगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, कोई एग्जांपल दे सकते हैं एक्सपेंसेस नॉट लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर? क्यों नहीं हो, अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। आने वाले सालों में प्रॉफिट, गुडविल का बेनिफिट उसी साल में नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है, तो गुडविल फ्यूचर, तभी इसको ध्यान से आप पढ़िए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है कि गिवन प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट ये फर्म कमा सकती है, तभी गुडविल होगा ना। ओवर एंड अबव प्रॉफिट की हमने बात की थी गुडविल के डेफिनेशन में, ऐसा प्रॉफिट वो ज्यादा जो कमा सकती है बाकी सबसे, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि नॉर्मल से एक्स्ट्रा कितना कमाया उसने, और वो ही एक्स्ट्रा चीज को हम गुडविल बोल रहे हैं। हाँ, एक्सपेंसेस नॉट लाइकली टू बी, हाँ तो आपके दिमाग में ठीक आया कि आप, सर आपने ये तो बोला कि एक्सपेंसेस लाइकली टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, वो तो समझ आता है कि खर्चा करना है, पर खर्चा नहीं करना फ्यूचर में वो कैसा होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं, अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि मेरा सेक्टर 10 में इंस्टीट्यूट है, ठीक है, SCF 78 जो आप लोगों को पता है, अभी रेंट पे है। कल मेरे पास इतने पैसे आते हैं, मैं वो जगह खरीद लेता हूं, तो क्या मुझे रेंट देना है? नहीं देना, तो मेरा रेंट बचना शुरू हो जाएगा। अभी मैं प्रेजेंटली रेंट देता हूं, खर्चे में डेबिट करता हूं, प्रॉफिट कम कमाता हूं। कल मैंने अगर वो जगह खरीद ली तो रेंट नहीं देना, रेंट नहीं दूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वो चीज ये है, एक्सपेंसेस विच आर नॉट लाइकली टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में मुझे रेंट नहीं देना। सॉरी क्या कह रहे हैं, अर्न, सॉरी मैंने अर्न गलती से लिख दिया, इनकर्ड होगा। ठीक है, वैसे इनकम का ऑपोजिट कर देते हैं, इनकम्स नॉट लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर। अभी प्रेजेंटली मैं कुछ इनकम कमा रहा हूं, पर आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है ये इनकम ना हो। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैं 78 नंबर में प्रेजेंटली अभी रेंट पे करता हूं और अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। पहले मैंने पिछले वाले पॉइंट को समझाने के लिए अपनी तरफ से बात की थी, अब लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लैंडलॉर्ड को जो मैं रेंट देता हूं उसके लिए इनकम है। कल मैंने उसकी जगह खरीद ली, अब उसको रेंट नहीं मिलेगा, मतलब इनकम नहीं मिलेगी, तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो चीज यहां पर मैंने लिखी है, विच इनकम्स विच आर नॉट लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर। आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि जो प्रेजेंटली आप इनकम कमा रहे हैं आने वाले टाइम पे नहीं कमा पाएंगे, तो करंटली उसका हम यहाँ पर एडजस्टमेंट लेके चल रहे हैं। समझ आती है? एस्टिमेशन बेसिस, फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर कोई कभी भी सर्टन कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर को। ठीक है, तो जितनी भी एस्टिमेशन होती हैं वो एस्टिमेशन है, मतलब एक्चुअल फिगर्स नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल फिगर्स हैं, जो इन सालों के प्रॉफिट गिवन है ये एक्चुअल है। इसमें ये एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट हम करके दिखा के आने वाले सालों में जो गुडविल का बेनिफिट होगा वो कैलकुलेट करने लगे। इनकम्स हम, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, मैं इंस्टीट्यूट मेरा किराए पे है, मैंने अपनी तरफ से पिछला पॉइंट समझाया था, अब उसको लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अभी मैं जो उसको रेंट पे करता हूं उसके लिए इनकम है। ठीक है जी,
कल मैंने उसकी जगह खरीद ली तो रेंट नहीं दूंगा तो मेरा खर्चा होना बंद हो गया, तो उसकी इनकम होनी बंद हो गई। ठीक, उसकी इनकम होनी बंद होगी। अगर ये गुडविल मैं लैंडलॉर्ड के लिए निकाल रहा हूं तो उसकी इनकम लाइकली विच इज नॉट लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में उसको पता है कि रेंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया है। ठीक है, अब तक समझ आई ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट जो आप एडजस्टमेंट करेंगे, माइनस करेंगे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम दी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर चाहे आपको इंटरेस्ट मिला है चाहे आपको डिविडेंड मिला है, तो आपकी रेकरिंग इनकम नहीं है। ठीक है, बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए वो कहता है अगर आपने उसको पीएनएल में क्रेडिट किया है तो उस चीज को यहां पर आपको माइनस करके दिखा देना। ठीक है, समझ आती है जी ये चीज? माइनस एक और चीज होती है, दैट इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ जी, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई बता सकता है क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी, जस्ट सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं। बिल्कुल ठीक आपने बोला कि अगर मैं ये ना करके वो करता तो उसकी कॉस्ट क्या होती। ठीक है, दैट इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो चीज है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ऐसी मैं अभी जो मैं इनकम कमा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, इससे 1 लाख रुपया कमाता हूं, मैं कहता हूं इंस्टीट्यूट ना खोलता और अपना सीए की प्रैक्टिस कर लेता तो मैं हो सकता है 50,000 एक्स्ट्रा और कमा लेता। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 50,000। तो मैं करंट ईयर की फॉर्म से उसको भी माइनस कर रहा हूं। ठीक है जी, समझ आती है जी ये चीज? चलिए नेक्स्ट इसमें ऐड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स चार्ज टू रेवेन्यू। फटाफट से लिखिए और इसका मतलब कोई मुझे समझाएगा कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसका मतलब आपको क्या लगता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स चार्ज टू रेवेन्यू। नहीं, डेप्रिसिएशन इज रेवेन्यू एक्सपेंस, रेगुलर बेसिस पे होती है, रेकरिंग एक्सपेंस है आपका डेप्रिसिएशन। हाँ जी, एसेट्स थोड़ा सा आप ठीक ट्रैक पे थे पर लास्ट में गलती कर दी। हाँ जी, कोई और? बिल्कुल जी, अब ये परफेक्ट हो गया। एसेट खरीदा, एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर हम एसेट खरीदते हैं पीएनएल में डेबिट नहीं करते हैं, डायरेक्टली बैलेंस शीट में एसेट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन होती थी प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो पीएनएल में डेबिट नहीं करते थे या ट्रेडिंग में डेबिट नहीं करते थे, उसको डायरेक्टली जो प्लांट बैलेंस शीट में दिया गया होता था उसमें ऐड कर देते। अब उसने क्या किया, मेरे अकाउंटेंट ने गलती क्या कर दी, बैलेंस शीट में ऐड नहीं किया, उसने पीएनएल में जाके डेबिट कर दिया। प्लांट परचेज पीएनएल में डेबिट, जो भी उसकी वैल्यू दी गई, तो पीएनएल से उसको रेक्टिफाई करना, पीएनएल में डेबिट नहीं होती। तो एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, दिस इज दी रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर। गलती से कैपिटल एक्सपेंस को मैंने पीएनएल में डेबिट कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो पीएनएल से हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया माइनस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन दिस अबव वैल्यू। एक बार लिखिए, फिर एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं कि इसका मतलब क्या है। अगर किसी के दिमाग में आता है तो एक बार बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि डेप्रिसिएशन ऑन दिस अबव वैल्यू से आपको क्या समझ आता है? चार्ज होगी। चलिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उससे थोड़ा सा कोशिश करते हैं क्लियर करने के लिए। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की दी गई है। ठीक है, पीएनएल अकाउंट है हमारा। हम हाँ वही बता रहा हूँ, उस दोनों को, इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा समझाने लगा हूँ जी मैं आपको। ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है, तो इन दोनों चीजों को मैं इकट्ठे इस एग्जाम्पल में समझाने लगा हूँ। ठीक है, हमें गिवन था कि प्लांट परचेज 1 लाख रुपीज। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया गया था प्लांट परचेज 1 लाख रुपीज, और डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल 10% पर एनम। ठीक है जी ये चीज।
ठीक है, ओरिजिनली बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की पड़ी है, पीएनएल जो भी था, जो भी फिगर्स है उसमें देखते हैं। हमें एक एडजस्टमेंट गिवन थी, प्लांट परचेज किया 1 लाख का, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगनी थी 10% पूरे साल के हिसाब से। अब मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, जो 1 लाख का प्लांट खरीदा था इसको उठा के पीएनएल में डेबिट कर दिया। ठीक है, प्लांट परचेज 1 लाख रुपीज, और यहां पर बैलेंस शीट में उसने ऐड नहीं किया। ठीक है, तो जब उसने डेप्रिसिएशन साल के एंड पे लगाई होगी, उसने किस वैल्यू पे लगाई होगी, 10 लाख पे, 1 लाख पे, या 11 लाख पे? 10 लाख पे होगी। उसको तो बैलेंस शीट में 10 लाख दिखा होगा, उसके ऊपर उसने 10 लाख के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन 1 लाख लगा दी थी, और 9 लाख बैलेंस शीट में ही इस प्लांट मशीनरी को दिखा दिया हो। समझ आती है चीज जो मैंने एग्जांपल लिखी है? ठीक है, गलती उसने क्या की, जो प्लांट खरीदा था उसने बैलेंस शीट में ऐड करने के बजाय क्या कर दिया, पीएनएल में डेबिट कर दिया, गलती कर दी। ठीक है, तो उसके कारण ये एडजस्टमेंट्स उसने की होंगी, तो इस डेप्रिसिएशन को उसने डाला होगा। तो यहाँ पर उसने डेप्रिसिएशन कितनी डेबिट की होगी, 1 लाख, और गलती से प्लांट परचेज भी कितना डाल दिया होगा यहाँ पर, 1 लाख, और बैलेंस शीट में जो 1 लाख था उसका कोई इफेक्ट उसने नहीं डाला। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, बस उसकी गलती को रेक्टिफाई करते हैं। वो मेरे पास अकाउंट्स बना के लेके आया। ठीक है, मुझे अकाउंटिंग की थोड़ी सी नॉलेज थी, तो मुझे पता लगा कि उसने ये गलती कर दी। तो उसको कहता हूँ ठीक कर। तो उसने बैलेंस शीट और पीएनएल में क्या चेंजेस किए होंगे, प्लांट एंड मशीनरी जो आपको गिवन था ऑलरेडी 10 लाख, उसने इसमें ठीक किया होगा, परचेज 1 लाख रुपया, टोटल बना दिया होगा 11 लाख, और पीएनएल में ये जो वैल्यू थी प्लांट परचेज की, इसको हटा दिया होगा। ठीक है, तो वो चीज तो यहां से पीएनएल से हटा दी होगी। ठीक है जी, ये चीज 10 लाख का प्लांट आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है आयुष, आप ये सोचिए आपकी फर्म है, आपके पास 10 लाख का प्लांट मशीनरी पड़ी है आपके पास। ठीक, करंट ईयर में आपने 1 लाख की मशीन और खरीदी और अकाउंटेंट को बोला इसकी एंट्री डाल देना। आपको अकाउंट्स आते हैं तो आपको पता है कि मशीन खरीदी है, तो कहां पर एंट्री डालोगे, इसकी बैलेंस शीट में ऐड कर दोगे। एसेट खरीदते हैं तो एसेट बढ़ जाता है, पीएनएल में डेबिट नहीं होता। अकाउंटेंट बेचारा नया था, अभी नया नया अकाउंट्स पढ़ के आया था, घबराहट में क्या किया उसने, पीएनएल में डेबिट कर दिया प्लांट को, यहाँ बैलेंस शीट में ऐड करना भूल गया उसकी। ठीक, आपके पास वो एंट्री डाल के लेके आया, सर चेक करना जी, पहली बार कर रहा हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, चेक करना जी एंट्री ठीक है या नहीं है। तो आपने कहा यार ये क्या कर दिया, एसेट खरीदा, एसेट बढ़ाना, तूने कहा पीएनएल में थोड़ी डेबिट करते हैं एसेट को, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पीएनएल में तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं, तो इसको ही उठा के आप यहाँ इसकी जगह यहाँ पर ले आइए। ठीक, तो एक गलती आपने उसकी ठीक कर दी, आपने जो बोला प्लांट खरीदा था प्लांट में बढ़ा देना है, पीएनएल में डेबिट नहीं कर, तो यहां से ये चीज खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और यहां से उठ के बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, वहां तो उस टाइम तो आपसे इतनी सी गलती ठीक करवा कर चला गया, दोबारा जाके उसने चेक किया, उसको खुद के दिमाग में आया यार इसके कारण एक गलती तो और होगी, जहां पहले मैंने डेप्रिसिएशन 10 लाख की लगाई थी अब 11 लाख पे लगेगी। ठीक है, 11 लाख पे लगेगी 110 पे, तो अब डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 11 लाख का 10%, 1,10,000। ठीक है जी, ये चीज तो यहां पर अब वो डेप्रिसिएशन कितनी डालेगा, 1,10,000 रुपए की। ठीक, गलती कितनी थी, डेप्रिसिएशन पिछली बार उसने कितनी डाली थी, 1 लाख डाली थी, पर डलनी कितनी चाहिए थी, 1,10,000। इसका मतलब एक्स्ट्रा 10,000 की डेप्रिसिएशन वो डालना भूल गया था। ये चीज समझ आई? हाँ जी आयुष, एक बार रिप्लाई करेंगे। इसका मतलब एक्चुअली जो पीएनएल में डेबिट होनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी, 1,10,000 होनी चाहिए थी। ठीक, अब इसकी रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट, हाँ वही, अब मैं इसका इफेक्ट इस प्रॉफिट पे क्या होगा वो समझाने लगा हूं। अब पहली चीज का इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या हुआ होगा, अगर मैंने ये चीज डेबिट की थी तो प्रॉफिट कम हुआ होगा या ज्यादा हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो चीज मैंने यहाँ ऐड कर दी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गलती से यहाँ डल गया था उसको मैं रेक्टिफाई करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो आपने खुद ही बोला कि डेबिट हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, वही चीज मैंने ऐड कर। तो पहली चीज ये देखो, ये समझ आई अब आप लोगों को? ठीक है, बाकी सबको भी प्लीज जहां नहीं समझ आएगा रोक देना, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चीजें करनी है।
ठीक है, अब पहले उसने डेप्रिसिएशन डाली थी 1 लाख रुपए, पर अब डालनी थी 1,10,000 रुपए, तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई। तो डेप्रिसिएशन अगर डेबिट साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो चीज मैंने यहां की है कि 10,000 से प्रॉफिट मुझे घटाना भी है, और ये 10,000 क्या है, 1 लाख का 10%, जो रेक्टिफिकेशन की थी उसकी डेप्रिसिएशन। ऑन अबव लिखा ना मैंने, टोटल डेप्रिसिएशन की बात नहीं किया होगा। तो ये जो रेक्टिफिकेशन की है, रेक्टिफिकेशन मैंने कितने की थी, 1 लाख की थी। तो उसी 1 लाख की रेक्टिफिकेशन पर जो डेप्रिसिएशन बनती है, तो कहता है यहां पर आपने उसको ऐड कर देना। अब देख के बताइए जी, इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके बताइए, अब ये चीज समझ आती है आपको? हाँ जी, बाकी सब भी प्लीज रिप्लाई करिए। अर्पित, तनिष, चाहत, पार्थ, अनन्या, नितिका, आदिति, चिराग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट चीज है, मैं यहाँ पर उल्टा लिख देता हूँ, प्लस वाली चीज माइनस, माइनस वाली चीज प्लस। ठीक है, माइनस में क्या, कैपिटल रिसीट्स इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। चिराग इसका मतलब समझाइए स्टेटमेंट का, कैपिटल रिसीट्स इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। यहाँ परचेज की बात है, वो उसको सेल बोल देते हैं। प्लांट बेचा था, प्लांट बेचा था, बैलेंस शीट से माइनस करना, तो उसने क्या किया, पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, इनकम बना दिया। ठीक है, तो उसको माइनस करना है, तो पीएनएल से जब उस इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर इसको माइनस कर दिया। इसमें ऐड क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन अबव, इसी रेक्टिफिकेशन पे होने वाली जो डेप्रिसिएशन है उसमें आपने ऐड कर देंगे। ये जो एग्जांपल लिखा था ये सबने लिख लिया जी एक बार, या चलो इसको रहने दो, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, वही उठा लेते हैं। बैलेंस शीट थी मेरी, प्लांट एंड मशीनरी था 10 लाख। ठीक है, पीएनएल था हमारे पास, परचेज की जगह मैं सेल ले लेता हूं, प्लांट सोल्ड 1 लाख रुपए। ठीक है, प्लांट बेचा मैंने 1 लाख रुपए का, उसने क्या किया, यहां पर बाय साइड पे लिख दिया, बाय सेल ऑफ प्लांट 1 लाख रुपए। तो यहां लिखने के कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, तो उसने डेप्रिसिएशन इस पर डाल दी होगी, 10 लाख का 10%, 1 लाख। ठीक है, और ये भी कहां डाल दी होगी, यहां डेप्रिसिएशन उसने डेबिट कर दिया होगा 1 लाख रुपए। समझ आई ये चीज यहां तक? ये जो उसने गलती की अभी मैंने वो कर दिया, कि जो उसने कैपिटल रिसीट्स थी जो एक्चुअली यहां से माइनस होनी चाहिए थी, उसने क्या कर दिया, पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। अब उसको वो रेक्टिफाई करता है, तो रेक्टिफाई करता है तो क्या करता है वो, तो यहां पर जो प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख गिवन थी, वो यहां से हटाकर यहां से माइनस करता है, माइनस सेल 1 लाख रुपए, और ये बन जाती है 9 लाख की। तो अगर मैंने क्रेडिट साइड पीएनएल से कोई चीज को हटाया है तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा जी, क्रेडिट साइड से हटाना है। क्रेडिट मींस मैं इनकम को हटा रहा हूं, इनकम हटेगी प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट इज हेवियर देन द डेबिट बाय दैट वैल्यू। तो अगर क्रेडिट से एक वैल्यू हट जाएगी, क्रेडिट छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट की जो बैलेंसिंग फिगर है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया है, कि जब ये रेक्टिफिकेशन होगी, पीएनएल से इसको हटाया जाएगा, तो प्रॉफिट उतनी वैल्यू से कम हो जाएगा। अब यहां पर वो डेप्रिसिएशन कितनी लगाएगा, 90,000 रुपए, और यहां पर कितनी डेबिट करेगा, 90,000 रुपए। पहले उसने कितनी डेबिट कर दी थी, 1 लाख रुपए, एक्चुअली होनी कितनी थी, 90,000 रुपए। तो डेबिट को अगर मैं कम करता हूं, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? डेबिट साइड को अगर मैं कम कर, नहीं, डेबिट साइड को कम कर रहे हैं, 1 लाख की जगह में 90,000 की एंट्री डाल रहा हूं, खर्चा कम कर रहा हूं, खर्चा कम कर रहा हूं जी। खर्चा कम करने से प्रॉफिट बढ़ता है, क्रेडिट हटेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्रेडिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डेबिट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डेबिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। डेबिट का क्या मतलब, खर्चों की बात कर रहे हैं ना, खर्चे बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इनकम कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो चीज है। तो डेबिट में एक्चुअली 1 लाख से 90,000 कर रहा हूं, तो डेबिट साइड को कम कर रहा हूं, खर्चों को कम कर रहा हूं, खर्चे कम होंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर इसको ऐड किया। तो ये जो 10,000 की डेप्रिसिएशन उसने ज्यादा डाल दी थी, अगर इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तो उससे क्या होगा, डेबिट साइड कम करेंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। देखिए जी, ये समझ आती है दो चीजें। हाँ जी,
ठीक है, तो जो भी गिवन प्रॉफिट्स थे उसमें ये सारी अपने एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस की कर दी हैं। इसके बाद जो भी रिजल्टिंग फिगर्स आएंगे वो आपके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें चाहिए है वो ये वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो एवरेज आपने इन वैल्यूज का नहीं करना फॉर्मूला के लिए, इन वैल्यूज का एवरेज आपने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए करना है। क्योंकि हमने, अगर आपने ध्यान से पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने क्या क्या बोला था, कौन से प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, उन प्रॉफिट का एवरेज मुझे चाहिए। ठीक है, तो गिवन प्रॉफिट्स का एवरेज आपने नहीं करना है गुडविल निकालने के लिए। आफ्टर एडजस्टमेंट ये जो प्रॉफिट्स आए हैं इनकी आपने एवरेज निकालनी है। ठीक है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस एवरेज प्रॉफिट से आगे गुडविल का आंसर कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसको प्लीज गो थ्रू करिए। कोई चीज अगर नहीं समझ आई है आपको, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ।